अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान जो भी तनाज़ है उसके बारे में। ये किस तरीके से रोनुमा हुआ और इसके पीछे बेसिस क्या है। क्या ये हमला फ़लस्तीनियों के लिए था या फिर ईरान की तरफ से ये किया गया हमला उनकी अपनी सॉवरेनिटी के लिए था। आइए जानते हैं इस वीडियो में। As we come on tonight, the major escalation in the Middle East. U.S. officials confirming that Iran has launched drones and missiles toward Israel, following through on its vow to retaliate for the deadly bombing of its consulate in किया है कि इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान के सूबे अस्फहान पर हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ईरान समेत शाम और इराक में शदीद धमाकों की आवाजें सुनी गई। हमले के बाद ईरानी सूबे इससे पहले कि हम रिसेंट इवेंट में जाएं, हमें चाहिए कि हम हिस्ट्री को थोड़ा टच करें। और हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ईरान और इसराइल के रिलेशंस में अगर देखा जाए। बिफोर 1979 मीन्स के बिफोर ईरानियन रेवोल्यूशन जो ईरान को रूल करते थे वो थे मोहम्मद रज़ा पहलवी या शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी। शाह के दौर का जो ईरान था वो आज के ईरान से बिल्कुल अलग था। वहाँ पर वेस्टर्न्स जो थे, वेस्टर्न कल्चर काफ़ी आम था। वहाँ पर मॉडर्नाइजेशन थी। शाह ने वेस्टर्न अलायंस से काफ़ी एक अपना हाथ मिलाया हुआ था, जिसमें जो उसका सबसे बड़ा अलायंस था वो था यूएसए। और जबकि यूएसए अलायंस था तो उसकी वजह से जो शाह के और ईरान के रिलेशन इसराइल के साथ थे वो भी बहुत अच्छे थे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हिस्ट्री में जो है ईरान और इसराइल के जो रिलेशंस थे वो काफ़ी अच्छे रहे हैं और ईरान और अमेरिका की भी जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे रहे हैं, क्योंकि जो ये शाह रजीम थी ये मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देती थी। ये चाहती थी कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके एक मॉडर्नाइज ईरान बनाएं। वहाँ पर हम अगर अपनी आम लफ्ज़ों में कहें तो फहाशी बहुत आम थी, जो कि बहुत आम समझा जाता था ईरान में। लेकिन शाह की इस रिजीम ने और शाह की जो थी वेस्टर्न अलायंस से इस दोस्ती ने वहाँ के जो लोग थे और लोकल आवाम थी उनको उजागर किया। डिफरेंट पॉलिटिकल जो है अपराइजिंग हुई, पॉलिटिकल रिलीज निकली, स्टूडेंट्स निकले, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स निकले इस रिजीम के ख़िलाफ़ और इन दी एंड इस रिजीम को गिरा दिया गया 1979 में, जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जो कि 1979 में सामने आई। इसमें जो सबसे एक ज़रूरी चीज़ हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी और एक ज़रूरी एक प्रोमिनेंट लीडर जो बन के सामने आए वो थे रूहुल्लाह आयतुल्लाह ख़ुमैनी, जो कि फॉर्मर सुप्रीम लीडर भी हैं ईरान के। वो काफ़ी इसमें उभर कर आए इस ईरानियन रेवोल्यूशन में, क्योंकि उनका ये मानना था कि ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक है और इस इस्लामिक रिपब्लिक को मॉडर्नाइज या फिर वेस्टर्न अलाय नहीं बनाया जा सकता। हम इस इस्लामिक देश में जो है वो जो वेस्टर्न कल्चर है उसको इतना बढ़ावा नहीं दे सकते कि ये हमारे लिए नुकसान का बाइस बने। आयतुल्लाह ख़ुमैनी सुप्रीम लीडर बने ईरान के और उसके बाद फरवरी 1979 में शाह जो थे, शाह पहलवी, वो कंट्री से उड़ गए और सुप्रीम लीडर बने आयतुल्लाह ख़ुमैनी। कहा जाता है कि इस रेवोल्यूशन में जो सबसे मेजर रोल प्ले किया वो किया आयतुल्लाह ख़ुमैनी की स्पीचेस ने। वो चूँकि एक एग्ज़ाइल में थे, लेकिन जब वो अपने एग्ज़ाइल से बाहर आए तो उन्होंने जो स्पीचेस पेश की उससे जो है वहाँ के स्टूडेंट्स और यंग जो जनरेशन थी वो इतनी मोटिवेट हुई कि वो एक पूरा एक रेवोल्यूशन ले आए। और जो भी शाह पहलवी थे और ईरान जो एक वेस्टर्न अलाय था उससे एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बना। देखें अब जो ये न्यू एक रिजीम सामने आई आयतुल्लाह ख़ुमैनी की और एक न्यू रिपब्लिक सामने आई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इसकी जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी डिफरेंट थी पहलवी वाले ईरान की, क्योंकि वो एक वेस्टर्न अलाय देश था और एक मॉडर्नाइजेशन वाला देश था। लेकिन जो ये वाला ईरान था वो काफ़ी चेंज था। एक रेफरेंडम के तहत जो है एक वोटिंग की गई, जिसमें जो है वोटिंग में यही सामने आया कि अब जो ईरान है वो एक इस्लामिक रिपब्लिक होगी। उसके बाद जो है ख़ुमैनी फॉर्मर लीडर जो सुप्रीम लीडर बने ईरान के, और उसके बाद जो है सबसे पहला चेंज जो किया गया वो किया गया फॉरेन पॉलिसी में। और फॉरेन पॉलिसी में आप जान गए हैं कि जो
अमेरिका सबसे पहले जो है अलाय था ईरान का, अब इस फॉरेन पॉलिसी के बाद वो एक दुश्मन बन गया था ईरान का। दूसरी तरफ जो इसराइल के साथ जो एक रिलेशंस थी, एक दोस्ताना रिलेशंस थे ईरान के पहलवी के दौर में, अब वो खुमैनी की दौर में वैसे दोस्ताना नहीं रहे थे, जबकि काफ़ी सारी एंटी इसराइल सेंटिमेंट जो है खुमैनी की तरफ से भी बोली गई थी। और सबसे जो फेमसली रेफर्ड किया जाता था आयतुल्लाह खुमैनी की तरफ से इसराइल को, वो था लिटिल सैतन, जिसके मतलब हैं छोटा शैतान। तो यहाँ पर मैं क्लियर करता चलूँ कि बड़ा शैतान वो अमेरिका को कहा करते थे और जो छोटा शैतान है वो इसराइल को कहा करते थे। और इसके बाद उन्होंने काफ़ी पैलेस्टीनियन के सपोर्ट में और काफ़ी स्पीचेस भी दी। इससे ये बिल्कुल पता चल गया था कि अब ईरान और जो है वो वेस्टर्न अलाय नहीं रहा है, और अब ये बिल्कुल एक सामने आके खड़ा हो चुका है अमेरिका और इसराइल के। देखें, अब तक की वीडियो में इतना तो समझ आ गया कि किस तरीके से जो है ईरान और इसराइल जो पहले दोस्त नेशन थे वो किस तरीके से एक कन्वर्ट होके अब एक दुश्मन नेशन बन चुके हैं। किस तरीके से जो है रेवोल्यूशन आया और जो एक वेस्टर्न अलाय था ईरान, वो अब एक इस्लामिक रिपब्लिक बनकर चैलेंज बन गया है। देखिए, ईरान ने सिर्फ अपनी स्पीचेस में ही फ़लस्तीन का साथ नहीं दिया, बल्कि जो डिफरेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हिज़्बुल्लाह की जो कि लेबनान में है और हमास जो कि गज़ा में है, उनको भी फंडिंग, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनको भी फंडिंग ईरान करता है। और ना सिर्फ फंडिंग बल्कि जो है वेपन्स वगैरह है वो भी देता है हिज़्बुल्लाह और हमास को वहाँ जिहाद के लिए। तो ये एक काफ़ी एक सरदर्द चीज़ बनी हुई है वेस्टर्न अलाय इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए। उसके मुताबिक एक और रीज़न जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग माना जाता है इन दोनों के जो एक करंट टेंशंस हैं उनके दरमियान, वो ये है कि ईरान जो है अपनी न्यूक्लियर पावर पर अब काम कर रहा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो रिसेंट्स आई हैं 2023 में, उनके मुताबिक जो है ईरान सक्सेसफुली 60% ऑफ जो यूरेनियम है जो कि यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर में या फिर न्यूक्लियर जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो 60% यूरेनियम जो है इनरिच वो स्टोर हो चुका है, ईरान के पास आ चुका है। और एक कामयाब न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए या फिर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए 90% जो यूरेनियम होता है वो रिक्वायर होता है, मीन्स 30% और चाहिए है। यही चीज़ काफ़ी सरदर्द बनी हुई है इसराइल के लिए, क्योंकि अगर ईरान एक न्यूक्लियर देश बन गया तो सबसे बड़ा सरदर्द जो होगा वो इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए ही होगा। तो अब तक की वीडियो में हमने इतना तो जान लिया कि हिस्ट्री क्या बताती है इन दोनों मुल्कों के दरमियान में, और किस तरीके से ये दोनों मुल्क एक दोस्त से दुश्मन में बदले और क्या क्या रीज़न्स हैं अब इन टेंशन्स के, क्योंकि ये टेंशन्स एकदम से एक रात में तो नहीं उभरी। जाहिर है ये काफ़ी टेंशन मैंने आपको गिराई, जैसे कि ईरान का एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वर्क करना, पैलेस्टीनियन ग्रुप्स का साथ देना, एक ईरानियन रेवोल्यूशन आना, जिसके बाद जो है इसराइल और अमेरिका ईरान के दुश्मन उभर के सामने आए। अब आइए जानते हैं कि रिसेंटली इन अटैक्स में क्या हुआ और किस तरीके से इसराइल ने जो रिसेंट अटैक है उनको रिटेलिएट किया। 13 अप्रैल का जो अटैक है वो एक, अगर हम देखें तो डायरेक्ट अटैक नहीं है, वो एक रिटेलिएशन अटैक है, मतलब एक रिप्लाई में किया गया अटैक है ईरान की तरफ से। लेकिन ये किस चीज़ का रिप्लाई था, तो आइए जानते हैं। इसकी भी जो है हमें थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी होगी कि किस तरीके से 2023 में डिफरेंट अटैक्स किए गए ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी, तभी हमें जो ये है 13 अप्रैल वाला अटैक वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अगर हम इस तरह देखें तो जो पहला अटैक हमें देखने को मिलता है वो हमास का इसराइल की तरफ देखने को मिलता है, जो 7 अक्टूबर 2023 को किया गया, जिसमें जो है एक काफ़ी इसको सेलिब्रेट भी किया गया फ़लस्तीनियों की तरफ से और जो भी अरब कंट्रीज़ थी उनकी तरफ से, क्योंकि ये अरब इसराइल वॉर जो थी 1948 में, उसके बाद सबसे एक बड़ी टेरिटरी में जाना ये पहली बार हुआ था। उसके बाद मीन्स के एक समझे एक काफ़ी 3, 4, 5, 6 डिकेड्स के बाद जो है इस तरीके से हुआ, तो इसको काफ़ी सेलिब्रेट किया गया। बेसिकली इसमें जो है 3,000 हमास फाइटर्स जो है
वो इसराइल की टेरिटरी में घुसे, और ना सिर्फ घुसे, वहाँ पर जाके उन्हें नुकसान भी पहुँचाया। उसके बाद जो है रॉकेट्स भी फायर किए गए, 3,000 फाइटर्स भी गए और 3,000 रॉकेट्स भी फायर किए गए हमास की तरफ से इसराइल पर। हमास के इसी हमले को देखते हुए लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी अटैक जारी किया इसराइल पर, लेकिन इस अटैक का रिटेलिएशन देखने को मिला हिजबुल्लाह और हमास को, जिसके मुताबिक जो रिपोर्ट्स बताती हैं और जो हिजबुल्लाह की रिपोर्ट्स बताती हैं वो ये बताती हैं कि 2 जो हैं पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स को मारा गया इसराइल की तरफ से, एयर स्ट्राइक्स की गई जेबल डिस्ट्रिक्ट की तरफ, और इसके जो है जो रिटेलिएशन किया इसमें जो है लेफ्टिनेंट कर्नल अलीम अब्दुल्ला जो कि एक मिलिटेंट थे, उनकी भी शहादत देखने को मिली। हमास और हिजबुल्लाह के बाद जो है यमन भी सामने आया, और यमन ने जो है एक कार्गो शिप को सीज किया रेड सी में, जो कि इसराइल की थी, जो टेंशन्स को फर्दर लेकर गया। उसके बाद जो एक रीसेंट इवेंट है वो है इसराइल का जो है सीरिया में ईरानी जो दमस्कस है, ईरानी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला, जिसमें जो है उनके जनरल की शहादत भी सामने आई और इसराइल को इसके लिए ब्लेम किया जाता है। इसराइल ने फुली इस अटैक को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि ये जो अटैक है ये इसराइल की तरफ से ही था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से टाइज जुड़ रही हैं। पहले हमास ने हमला किया, उसी को लेते हुए हिजबुल्लाह ने हमला किया, इसराइल ने रिटेलिएट किया, जिसमें जो है काफ़ी शहादतें सामने हैं। उसके बाद जो है यमन सामने आया और यमन ने कार्गो शिप को सीज किया रेड सी में, जो कि इसराइल की थी। उसके बाद जो है इसराइल ने रिटेलिएशन किया सीरिया में, जहां पर इसराइली ईरानी कॉन्सुलेट के ऊपर हमला किया गया। अब उसके बाद जो है हमारे पास 13 अप्रैल 2023 को ये हमला देखने को मिलता है। अब आइए जानते हैं बेसिकली 13 अप्रैल को क्या हुआ। ईरान और इसराइल जो है आपस में ये नहीं कि पहली जंग है इनकी, ये लोग डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं, डिफरेंट मिलिटेंट ग्रुप्स के तहत एक दूसरे में वैसे ही लड़ते रहते हैं। जैसे हिजबुल्लाह हमास को मैंने आपको बताया कि ईरान फंड करता है, उनको वेपन्स देता है, तो इस तरीके से ये लड़ते ही रहते हैं। लेकिन ये जो 13 अप्रैल वाला एक इंसिडेंट था, ये पहला डायरेक्ट अटैक था ईरान की तरफ से उसकी अपनी ज़मीन से इसराइल की तरफ, और इस अटैक का वहाँ के सुप्रीम लीडर ने पहले ही बता दिया था जब दमस्कस में एक इंसिडेंट हुआ था जनरल की शहादत का। तो बेसिकली काफ़ी हंड्रेड्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंके गए, लेकिन वहाँ के आयरन डोम सिस्टम ने 99% ऑफ दी जो मिसाइल्स थे ईरान की तरफ से उनको डिटेक्ट किया, लेकिन 1% रह गए, जिसकी जो है काफ़ी सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन ये कॉमन चीज़ है, मशीन है, वो ऑन दी स्पॉट इतने ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो अब तक की वीडियो में बिल्कुल आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हिस्ट्री चेंज हुई, किस तरीके से जो है टेंशन्स बढ़ी ईरान और इसराइल में, और अमेरिका भी एक की रोल प्ले करता है इस चीज़ में, और किस तरीके से जो रीसेंट इवेंट है 13 अप्रैल का वो किस तरीके से पेश आया। अब आइए जानते हैं कि क्या क्या डिफरेंट व्यूज़ हैं कंट्रीज़ के, जिसमें इंडिया भी है, अफ़गानिस्तान भी है, उनके क्या कहने हैं इस जो एक रीसेंट इवेंट हो रहा है और रीसेंट टेंशन्स जो हैं ईरान और इसराइल के दरमियान में। इंडिया जो है, सबसे पहले अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस हमले के बाद सबसे पहले ईरान को बोला कि वो जो 17 इंडियन क्रू मेंबर्स हैं जिनको ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कैद किया है एक शिप में, उनको रिलीज़ किया जाए। इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से ये एक स्टेटमेंट सामने आई कि जल्द से जल्द उन 17 इंडियन क्रू मेंबर्स को रिहा किया जाए। अगर हम जापान की तरफ देखें तो जापान ने भी जो ईरान के जो अटैक्स हैं उन्हें फुली कंडेम्ड किया है और कहा है कि ये एक टेंशन्स का बायस बन सकते हैं मिडल ईस्ट में, जो कि बिल्कुल एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो आपकी ट्रेड होती है वो मिडल ईस्ट से होती हुई आती है। अगर वहाँ टेंशन होंगे तो दुनिया में जो है ट्रेड काफ़ी कम पहुँचेगी, और ये एक डिफरेंट कंट्रीज़ की इकॉनमी के लिए भी बहुत ख़तरनाक बात है। अगर हम ऑन द अदर हैंड अफ़गानिस्तान को देखें तो अफ़गानिस्तान की तरफ से फुली सपोर्ट है
ईरान को, और उन्होंने कहा है कि ईरान ने जो भी अटैक्स किए वो एक रिटेलिएशन थी इसराइल की, जो दमस्कस में उन्होंने किया। तो उनकी पूरी सपोर्ट है ईरानियन गवर्नमेंट को। अगर हम अब बिग सेवन की बात करें जो कि अमेरिका है, तो उसकी यूएस सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने कुछ फ़ोन कॉल्स जो है जर्मनी और जो है यूके में की, और ये अश्योर किया कि वो उनके साथ खड़े हैं ईरान के ख़िलाफ़। ईरान की जो भी इन्होंने 13 मार्च को किया उसकी कंडमनेशन पे वो ईरान के साथ ही खड़े हैं। और जो बाइडन ने जो है जो G7 के लीडर्स हैं उनको भी ये एम्फसाइज़ किया कि उनके साथ मिलकर इस हमले की कंडमनेशन की जाएगी। ऑन द अदर हैंड अमेरिका ने ये भी अश्योर किया तुर्की और सऊदी अरब से कि वो मिडिल ईस्ट में जो भी टेंशन्स हैं उसको लो रखें और जो भी पीस है उसको बरकरार रखें। जो भी अभी तक मैंने आपको बताया उससे आपको ये बात तो एक समझ आ गई होगी कि जो उस दिन जो हमला किया था रिसेंटली ईरान ने अपने मिज़ाइल और बैलिस्टिक मिज़ाइल से, वो उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी के लिए ही किया था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए किया, वो एक मैटर हो सकता है, लेकिन जो एक रीसेंट इवेंट था बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो ये जो था उनकी अपनी एक सॉवरेनिटी के लिए था कि अगर ईरान अब एक मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में एक न्यूक्लियर पावर बन के सामने आएगा। जिस तरह मैंने आपको बात बताई यूरेनियम की, 2023 में 60% था, तो क्या पता अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जब ये वीडियो अपलोड होगी तो क्या पता जो ईरान है वो न्यूक्लियर पावर बन चुका हो। लेकिन काफ़ी सारे सेक्शंस हैं उसकी वजह से वो उतना उभर के सामने ना आ रहा हो, और अगर वो अपना ऐलान कर दे कि वो न्यूक्लियर पावर बन चुका है तो उसके बाद उसके ऊपर जितने सेक्शंस लगेंगे ये तो एक देखने वाली ही बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि मैं इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेट हूँ। और मुझे पता है कि इस वीडियो से आपकी लाइफ में वैल्यू ज़रूर ऐड हुई है, तो आपको चाहिए कि आप दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करें। इसी तरीके से वीडियो आती रहेंगी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ये आपके लिए तो आसान है लेकिन इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू।